नमस्कार मेरे प्रिय YouTube परिवार। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगले कुछ पलों के लिए अपने दिल और दिमाग को इस कहानी के साथ जोड़ ले। अपने ईयरफोन्स अच्छी तरह लगाएं ताकि आप इस कहानी की हर मोड़, हर पहलू और हर भावना को पूरी तरह से महसूस कर सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। रात के अंधेरे में दूर से सिर्फ एक चीज चमक रही थी। कुएं के किनारे बैठा एक काला कुत्ता जिसकी आंखों में लाल अंगारों जैसी आग थी। हवा थम चुकी थी, पेड़ स्थिर थे, झींगुर भी चुप थे। गांव रामगढ़ की सीमा पर फैला हुआ वह वीरान कुआं कभी गांव वालों की जीवन रेखा हुआ करता था। उसी कुएं से पीने का पानी आता था, खेतों में सिंचाई होती थी, बच्चों की खेलकूद का अड्डा भी वहीं था। लेकिन अब कोई उस ओर फटकता भी नहीं था। बुजुर्गों के बीच एक फुसफुसाहट थी। उस कुएं में कोई सोया नहीं है, वहां कोई जाग रहा है। कहते थे बरसों पहले एक बड़ी अनहोनी हुई थी। कुएं की गहराई में एक बच्चा डूबा था, पर वो मरा नहीं था। उसकी आत्मा कुएं से बाहर नहीं निकल पाई और न ही उसे मुक्ति मिली। धीरे धीरे कुएं के चारों ओर एक काला साया मंडराने लगा। कभी बच्चों को बुलाता, कभी माँओं की नींद चुराता, कभी जवानों के सपनों में आकर अजीब आवाजें करता। और फिर पहली बार एक अमावस की रात वह साया एक काले कुत्ते के रूप में प्रकट हुआ। गांव वाले कहते हैं जिसने उस कुत्ते की आंखों में देख लिया वो फिर इंसान नहीं रहता। अब रामगढ़ एक डरावना सुनसान गांव बन चुका था, जहां रात में कुत्तों के भौंकने की आवाज नहीं आती थी, सिर्फ एक धीमा भारी सांसों जैसा शोर सुनाई देता था। और आज शहर से आया एक लड़का राहुल इस रहस्य से खेलने वाला था, बिना ये जाने कि कभी कभी जिज्ञासा भी जानलेवा होती है। रामगढ़ स्टेशन एक छोटा सा प्लेटफॉर्म, जहां न कोई भीड़ थी न कोई चहल पहल। पुरानी ईंटों की दीवारें, धूल से अटी पटरियां और टूटे फूटे बोर्ड पर जंग खाई हुई मोटी मोटी हिंदी में लिखा था, रामगढ़ स्टेशन आपका स्वागत है। धुंध और धूप के बीच राहुल अपनी बड़ी काली ट्रॉली लेकर उतरा। उसकी उम्र कोई 20-22 साल रही होगी। ऊंचा कद, पतली काया, आंखों में शहर की तेजी और कुछ हद तक अजनबीपन। यार कैसा वीरान स्टेशन है, राहुल ने खुद से बड़बड़ाया। ट्रेन झटका खाकर चली गई। स्टेशन फिर से सुनसान हो गया। दूर खेतों की तरफ कुछ कौवे उड़ते दिखे और हवा में एक अजीब सी गंध तैर रही थी, गीली मिट्टी और किसी पुरानेपन की मिलीजुली खुशबू। मोबाइल उठाकर नेटवर्क चेक किया, नो सर्विस। अबे ओ अंकल, टैक्सी वगैरह मिलती है यहाँ? राहुल ने स्टेशन मास्टर से पूछा, जो एक लकड़ी की कुर्सी पर ऊँघ रहा था। बूढ़ा आदमी जागा, उसे ऊपर से नीचे तक देखा और सिर हिलाकर बोला, गांव जाना है तो पगडंडी पकड़ ले बेटा, 2 किलोमीटर है, टैक्सी वक्सी कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। राहुल के माथे पर बल पड़ गए। पगडंडी? पैदल? बूढ़ा आदमी धीमे से मुस्कुराया, जैसे कोई पुराना राज छुपा रहा हो। सावधानी से जाना, रास्ते में जो दिखे उससे आंख मत मिलाना। राहुल हंस पड़ा। क्या अंकल, डराते हो क्या? बूढ़ा कुछ नहीं बोला, बस धीरे से अपने पुराने रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा दिया, जहां एक बेसुरी भूतिया धुन बज रही थी। पगडंडी मिट्टी की एक संकरी पट्टी जो खेतों के बीचों बीच गुजरती थी। राहुल बैग कंधे पर डालकर चल पड़ा। चारों तरफ खेत ही खेत थे और बीच बीच में सूखे आम के पेड़। कुछ दूर चलने के बाद उसे एहसास हुआ कि रास्ता जितना दिखता है उतना आसान नहीं था। धूप कम हो रही थी और खेतों से आती सरसराहट अब अजीब लगने लगी थी। हर कुछ कदम पर उसे लगता कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन जब पलट कर देखता तो सूखे पत्तों का ढेर उड़ता दिखाई देता। शिट, मेरा वहम है, राहुल खुद से बोला, लेकिन दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ चुकी थी। तभी एक मोड़ पर पहुंचते ही राहुल ने देखा, रास्ते के किनारे एक काला कुत्ता बैठा था, बिल्कुल स्थिर। उसकी आंखें चमकती हुई जैसे अंगारे हों। न वो भौंक रहा था, न हिला, न डुला, बस उसे घूर रहा था। सीधा, गहरा, थरथराता हुआ घूरना। राहुल ने खुद को मजबूत किया। भौंकने दो साले को, सोचते हुए वो आगे बढ़ा। जैसे ही वह कुत्ते के पास से गुजरा, कुत्ते की गर्दन धीरे से घूमी। उसकी आंखें राहुल के चेहरे से चिपक गईं। राहुल ने नजरें चुराई
और तेजी से आगे बढ़ गया। लेकिन अब उसे अपने पीछे लगातार हल्की हल्की सांसों की आवाज सुनाई देने लगी थी, जैसे कोई उसके बहुत पास गर्दन के पीछे सांस ले रहा हो। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ पगडंडी थी, खेत थे और दूर कुत्ता फिर से बैठा उसे घूर रहा था। मुझे जल्दी घर पहुंचना चाहिए, राहुल ने सोचा और लगभग दौड़ने लगा। बीच रास्ते में एक टूटा हुआ नीम का पेड़ पड़ा था। उसके पीछे से अचानक एक छाया सी फिसली, बिल्कुल काली, बिल्कुल हल्की, पर साफ दिखाई दी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, गला सूखने लगा। नहीं नहीं, तुझे भ्रम हो रहा है राहुल, ये सब थकान है बस, वह खुद को समझाने लगा। आखिरकार लगभग आधे घंटे की पैदल यात्रा के बाद वह अपने दादी के घर के सामने पहुंचा। एक पुराना ईंट पत्थर से बना 2 मंजिला मकान, जिसके बाहर नीम और पीपल के पेड़ झूम रहे थे। दरवाजा खुला था, अंदर से पूजा की घंटियों की आवाज आ रही थी। राहुल ने चैन की सांस ली और जल्दी से अंदर घुस गया। आ गया मेरा राजा बेटा, दादी ने खुश होकर उसका माथा चूमा। उनकी झुर्रियों भरी मुस्कान में एक अजीब किस्म की उदासी छिपी थी। इतनी देर क्यों कर दी बच्चा, रास्ता सीधा था ना, दादी ने पूछा। राहुल ने हंसते हुए कहा, हाँ दादी, बस रास्ते में एक कुत्ता दिखा, बड़ा अजीब सा, काली आंखें थीं उसकी। इतना सुनते ही दादी का चेहरा फक पड़ गया, उनकी आंखों में डर उतर आया। कुत्ता? काला? हाँ दादी, बड़ा अजीब सा घूर रहा था, कुछ खास नहीं। राहुल ने बात टालनी चाही, लेकिन दादी का शरीर कांपने लगा था। उन्होंने राहुल का हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाई, कभी भी उस कुत्ते से नजरें मत मिलाना, और याद रखना, रामगढ़ में हर कुत्ता कुत्ता नहीं होता बेटा। राहुल हंस पड़ा, पर उसे नहीं पता था कि उसकी हंसी अब धीरे धीरे खत्म होने वाली थी, क्योंकि अब काला साया उसके पीछे पीछे आ चुका था। रात के लगभग 12 बजे थे। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ नीम और पीपल के पेड़ों की सरसराहट सुनाई देती थी और कहीं कहीं दूर से रात के जानवरों की आवाजें। राहुल अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था। कमरे की दीवारें पुरानी थीं, जिन पर सीलन की धब्बियां और फटी हुई पुताई थी। छत पर पुराने पंखे की धीमी चरमराहट एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। उसने आंखें बंद कीं। कुछ देर बाद राहुल को लगा जैसे कोई उसके कमरे में धीमे कदमों से चल रहा हो। धीरे धीरे पैर घसीटने की आवाजें। उसने एक झपक में आंखें खोल दी। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन खिड़की का पर्दा बिना हवा के धीरे धीरे लहरा रहा था। शायद सपना देख रहा हूं, राहुल ने खुद को समझाया। उसने करवट बदली और फिर सोने की कोशिश की। अचानक कमरे के एक कोने से एक गहरी आवाज आई। राहुल का पूरा शरीर जम गया। उसने डरते हुए गर्दन घुमाई। एक छाया थी, काली धुंधली, बिल्कुल कोने में खड़ी। न चेहरा न आंखें, सिर्फ एक धुंधली आकृति, और उसके पैरों के पास वही काला कुत्ता बैठा था, आंखें चमकती हुई। राहुल चीखना चाहता था, लेकिन गला सूख गया था। छाया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ कमरे की हवा ठंडी होती जा रही थी, जैसे बर्फ के टुकड़े से किसी ने दीवारों को छू लिया हो। फिर एक झटका। राहुल हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। सपना था बस। वह खुद से बड़बड़ाया। कमरे में चारों तरफ देखा, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन जब उसने खिड़की की तरफ देखा, खिड़की के बाहर वही काला कुत्ता बैठा था। वह घूर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पगडंडी पर घूर रहा था। राहुल ने खिड़की के पर्दे खींच दिए और बिस्तर में दुबक गया, पर उसके कानों में अब भी एक धीमी फुसफुसाहट गूंज रही थी। राहुल, मुझे देखो। सुबह हुई। राहुल ने जब आंखें खोलीं तो सिर भारी था। कमरे में अजीब सी गंध थी, सीलन और कुछ जली हुई चीज की मिलीजुली बदबू। वह उठकर दादी के पास गया। दादी, रात को अजीब सपना आया। कोई काली छाया थी और वो कुत्ता भी था, राहुल ने घबराते हुए कहा। दादी का चेहरा फिर से सफेद पड़ गया। उन्होंने राहुल के माथे पर हाथ रखा और धीरे से बड़बड़ाने लगी। हे महाकाली, रक्षा करना मेरे पोते की। राहुल ने पहली बार देखा, दादी के माथे पर भी पसीना था और उनके हाथ कांप रहे थे,
दोपहर को दादी ने राहुल को एक छोटा सा ताबीज पहनाया। इसे पहन ले बेटा, दादी बोली, ये तुझे काले साए से बचाएगा। राहुल ने हंसते हुए ताबीज पहन लिया। उसने सोचा, दादी बेचारी अंधविश्वासी हो गई हैं, पर वह नहीं जानता था ये सिर्फ शुरुआत थी। अगली रात कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। राहुल ने ताबीज पहन तो लिया था, लेकिन उसके भीतर का डर अभी भी जस का तस था। दिन तो जैसे तैसे गुजर गया, पर जैसे ही रात हुई, हवा में फिर वही अजीब सी सनसनाहट भरने लगी। गांव के कुत्ते भी बेतहाशा भौंकने लगे थे, मानो किसी अनदेखे डर को भांप रहे हों। रात 1 बजे राहुल गहरी नींद में था, लेकिन अचानक उसे सीने पर भारीपन महसूस हुआ, जैसे कोई उसके ऊपर बैठ गया हो। उसने हड़बड़ाकर आंखें खोलीं। कमरे में धुंध सी फैली थी, चारों तरफ धुंध और ठंडी हवा का झोंका। और फिर उसे अपनी बाह पर जलन सी महसूस हुई। उसने घबराकर चादर हटाई। उसके दाएं हाथ पर 3 गहरे काले निशान थे, मानो किसी ने अपने पंजों से खरोंच डाला हो। ये कैसे हुआ? राहुल बुरी तरह घबरा गया। उसी पल कमरे के कोने से फिर वही धीमी आवाज गूंजी, राहुल, तेरा समय आ गया है। राहुल चीखते हुए उठ खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर अंधेरा और घना कुहासा फैला था। सामने का रास्ता भी नहीं दिख रहा था। वह दौड़कर दादी के कमरे की ओर भागा, पर रास्ते में उसे एक पल के लिए लगा कि कोई काला इंसानी साया उसके बगल से गुजरा। सिर्फ एक झलक, सिर्फ एक सिहरन। दादी का कमरा। दादी हवन कर रही थीं। कमरे में धुआं भरा था और मंत्रों की गूंज थी। राहुल ने कांपते हुए दादी को सब बताया, अपने हाथ के काले निशान दिखाए। दादी का चेहरा जमीन सा पीला हो गया। अब हमें जल्दी करनी होगी, दादी बोली। ये कुत्ता सिर्फ एक संकेत है, असली साया अभी बाकी है। राहुल ने डरते हुए पूछा, कौन सा साया दादी? दादी ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, जिसने तेरे पूर्वजों से बदला लेने की कसम खाई थी। राहुल स्तब्ध रह गया। मेरे पूर्वजों से? किसने? क्यों? लेकिन दादी चुप रहीं। उन्होंने राहुल के माथे पर राख का टीका लगाया और कहा, आज रात कुछ भी हो जाए, खिड़की मत खोलना, दरवाजा मत खोलना, किसी भी आवाज पर मत जाना, चाहे कुछ भी सुने, चाहे कोई भी पुकारे, बस बिस्तर पर पड़े रहना और राम नाम जपना। राहुल ने सहमते हुए सिर हिला दिया, लेकिन वह नहीं जानता था कि रात में उसे सिर्फ आवाजें नहीं, बल्कि कुछ और भी खींचने वाला था। कुछ ऐसा जिससे लौटना शायद संभव ना हो। रात के 3 बजे का समय था। गांव पूरी तरह सन्नाटे में डूबा था। सिर्फ दूर कहीं कोई उल्लू होकता सुनाई दे रहा था। राहुल अपने बिस्तर पर लेटा था। दादी के कहे अनुसार उसने खिड़कियां और दरवाजे अच्छी तरह बंद कर लिए थे, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। हर कोने से लगता कोई उसे घूर रहा है। तभी थक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी मगर जोरदार। राहुल का दिल धक धक करने लगा। उसने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन राम नाम जपने लगा। राहुल, दरवाजा खोलो। एक मीठी मगर अजीब आवाज। राहुल ने पहचानने की कोशिश की। यह आवाज उसकी मां जैसी थी, लेकिन उसकी मां तो कई साल पहले गुजर चुकी थी। उसके हाथ पांव बर्फ जैसे ठंडे पड़ने लगे। दादी की हिदायत याद आई, किसी भी आवाज पर दरवाजा मत खोलना। फिर से दस्तक, जोर से। राहुल बेटा, मैं तेरी मां हूं, दरवाजा खोल। अब आवाज में एक अजीब सी कराह और चीख घुल गई थी, जैसे किसी ने गला फाड़ते हुए पुकारा हो। राहुल ने कांपते हुए चादर और कस के लपेट ली। उसका पूरा शरीर बुरी तरह थरथरा रहा था। अचानक ठक 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 दरवाजा जोर से हिलने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। कमरे की दीवारें कांपने लगीं, छत से मिट्टी झड़ने लगी, और फिर दरवाजे के नीचे से एक काले धुएं जैसी चीज अंदर घुसने लगी। राहुल ने देखा, वो धुआं धीरे धीरे आकार लेने लगा था। पहले धुंधली रेखाएं बनी, फिर एक साया, और फिर वही काला कुत्ता जिसकी आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। कुत्ता सीधे उसकी तरफ बढ़ा। उसके मुंह से काले झाग निकल रहे थे। राहुल चीख भी नहीं पा रहा था। उसी समय दादी का हवन का धुआं राहुल के कमरे में फैलने लगा।
कुत्ता जैसे रुक गया। उसने गुस्से से गुर्राया और अचानक गायब हो गया। कमरा फिर से खाली हो गया। राहुल ने कांपते हुए आंखें खोली। चारों तरफ धुआं था, लेकिन अब उसमें चंदन की खुशबू थी। दादी दरवाजे के बाहर खड़ी थीं, हाथ में जलता दीपक और मंत्र बुदबुदाती हुई। उन्होंने राहुल को गले से लगा लिया। बच गया तू बेटा, आज की रात बच गया, दादी फुसफुसाईं, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। दादी, ये सब क्या था? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। दादी ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, वो काला साया चाहता है कि तू दरवाजा खोले। एक बार दरवाजा खुल गया तो वो तुझे इस दुनिया से खींचकर अपने साथ ले जाएगा। राहुल अब तक समझ नहीं पाया था। क्यों? किस लिए? क्या रहस्य छुपा था उसके खून में? लेकिन एक बात साफ हो गई थी, खतरा असली था और ये खेल अभी शुरू हुआ था। सुबह की पहली किरणें अब गांव के आसमान को सुनहरा कर रही थीं, पर राहुल के मन का अंधेरा रात के डरावने मंजर के बाद और गहरा हो गया था। दादी ने उसे स्नान करवाकर तुलसी के आगे बैठाया। हाथ में जल, माथे पर चंदन और गले में रुद्राक्ष की माला डाल दी। राहुल अब थक चुका था। वह जानना चाहता था सच, सब कुछ। दादी, राहुल ने कहा, मुझसे कुछ मत छुपाओ, बताओ ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? दादी ने गहरी लंबी सांस ली। उनकी आंखें दूर क्षितिज में अटक गईं, जैसे अतीत के अंधेरे में कुछ ढूंढ रही हों। बहुत पहले की बात है, दादी ने कहना शुरू किया। उनकी आवाज फटी फटी सी थी, मानो वह यादें उनके गले में अटकी हुई हों। आज से लगभग 200 साल पहले राहुल के पूर्वज इसी गांव में जमींदार हुआ करते थे। बहुत अमीर, बहुत ताकतवर, लेकिन घमंडी और निर्दयी भी। उन दिनों गांव के एक कोने में एक साधु बाबा रहा करते थे, बहुत शक्तिशाली पर गरीब। उनके पास एक काला कुत्ता था, नॉर्मल कुत्ता नहीं, रक्षक, एक प्राचीन तंत्र साधना का पहरेदार। राहुल के परदादा ने लालच और अहंकार में आकर साधु बाबा पर झूठा इल्जाम लगवाया और गांव वालों के सामने उनकी बेइज्जती करवाई। फिर उनके काले कुत्ते को पकड़वाकर मार डाला। साधु ने मरते मरते एक भयानक शाप दिया था, तुम्हारी नस्लें हमेशा डर के साए में जिएंगी। एक दिन जब समय पूरा होगा, मेरा रक्षक लौटेगा और तुम्हारे खून का हिसाब लेगा। दादी की आंखों में आंसू आ गए। राहुल बेटा, वे कांपती आवाज में बोली, तेरी रगों में वही जमींदारों का खून है। अब वक्त आ गया है जब शाप पूरा करने काला साया लौट आया है। राहुल की सांसें थम गईं। उसने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या मैं मर जाऊंगा? दादी ने सिर झुकाया। नहीं, अगर तू सही रास्ता चुन ले तो नहीं। कैसा रास्ता दादी? राहुल ने लगभग चीखते हुए कहा। दादी ने उसकी ओर गंभीर निगाहों से देखा। तुझे उस काले कुत्ते की आत्मा को मुक्त करना होगा, वरना यह शाप तेरी आने वाली पीढ़ियों तक बढ़ता रहेगा। लेकिन कैसे? राहुल का सिर चकरा गया था। उसके सामने अंधकार छाया था और रास्ता दिख नहीं रहा था। दादी ने कहा, इसके लिए तुझे फिर से उसी प्राचीन व्रत और हवन की प्रक्रिया को दोहराना पड़ेगा जिसे तेरे पूर्वजों ने तोड़ा था। पर याद रख, यह आसान नहीं होगा। तुझे सबसे पहले उस काले कुत्ते का सामना करना पड़ेगा। सामना करना पड़ेगा? राहुल का दिल डूबने लगा। दादी ने सिर हिलाया। हाँ, उसे देखना होगा, पहचानना होगा और फिर उससे माफी मांगनी होगी। लेकिन अगर तेरी नीयत एक भी पल डगमगाई तो वो तुझे जीते जी नर्क में घसीट ले जाएगा। राहुल अब तक थर थर कांप रहा था, लेकिन उसने ठान लिया था, वह लड़ेगा, अपने पूर्वजों के पाप का प्रायश्चित करेगा। उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींची। मैं तैयार हूं दादी, जो भी करना पड़े करूंगा। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, तो सुन, रात होते ही तेरे लिए असली परीक्षा शुरू होगी। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। पूरा गांव सुनसान पड़ने लगा था। पेड़ पौधे तक अजीब सी खामोशी ओढ़े खड़े थे। राहुल ने दादी के बताए मुताबिक तैयारी शुरू कर दी थी। घर के आंगन में गोबर से लीपकर एक विशेष मंडल बनाया गया था। मंडल के चारों कोनों पर दीपक जलाए गए थे। हर दीपक में सरसों का तेल और जटामासी डाली गई थी। बीच में जहां राहुल को बैठना था, वहां काले धागे से बनी एक त्रिकोण आकृति थी। त्रिकोण
तंत्र का सबसे शक्तिशाली प्रतीक। रात के ठीक 12 बजे उसे हवन शुरू करना था, पर एक चेतावनी थी। जब कुत्ता सामने आए तो डर कर मंडल छोड़ना नहीं, वरना शाप और भी भयानक बन जाएगा। राहुल के दिल की धड़कनें तेज थीं। हर गुजरता मिनट जैसे 1 साल जैसा लंबा लग रहा था। हवा ने अपना रुख बदल लिया था। अजीब सी गंध, सड़ी हुई मांस और गीली मिट्टी जैसी, चारों तरफ फैलने लगी। कहीं दूर से अचानक कुत्तों के झुंड की भयानक भौंकने की आवाज आई। राहुल ने कांपते हाथों से अग्नि जलाई। उसके होठों से दादी द्वारा सिखाया गया मंत्र फूट पड़ा। एयूएम भूत प्रेत बाधा विनाशाय नमः, रक्षा करुणा शक्ति प्रदानाय नमः। उसने आंखें बंद कर लीं और पूरी श्रद्धा से मंत्र का जाप करने लगा। हवा एकदम थम गई। सारा गांव जैसे सांस रोककर चुप हो गया, और तभी एक कड़कड़ाहट हुई, जैसे जमीन कहीं से फट रही हो। राहुल ने आंखें खोली और सामने देखा काला कुत्ता। लेकिन यह कोई साधारण कुत्ता नहीं था। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं। उसका शरीर धुएं में लिपटा था। पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वह हवा में कुछ इंच ऊपर तैर रहा था। उसके शरीर से भयानक ठंडी हवा निकल रही थी। हर बार वह जब सांस लेता, आसपास के दीपक कांपने लगते। राहुल का कलेजा मुंह को आ गया। सारे शरीर में पसीना बह निकला, पर वह मंडल के अंदर डटा रहा। दादी की बात याद थी, डर कर मत भागना। कुत्ते ने राहुल की ओर देखा, एक सीधी गहरी नजर, जैसे उसकी आत्मा में झांक रहा हो। फिर वह गुर्राया, ग्रर्रर। उसकी आवाज से जमीन कंपन करने लगी। दीपक एक एक कर बुझने लगे। राहुल का दिल अब तेज हथौड़े की तरह धड़क रहा था। वह अपने भीतर की हर कमजोरी से लड़ रहा था। तभी कुत्ता बोल पड़ा। हाँ, उसने सचमुच बोलना शुरू किया। उसकी आवाज धुएं से बनी गूंज जैसी थी। तेरे पुरखों ने मेरे साथ अन्याय किया, तू उसी रक्त का वारिस है। क्यों मैं तुझे बख्शूं? राहुल ने कांपते हुए जवाब दिया। मैं जानता हूं कि उन्होंने गलत किया, पर मैं वह पाप धोने आया हूं। मैं माफी मांगता हूं, तेरी आत्मा को मुक्ति देने आया हूं। कुत्ता थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसकी आंखों की आग और भड़क उठी। माफी इतनी आसान नहीं। अगर वाकई सच्चा पश्चाताप है तो 3 परीक्षा पार करनी होंगी। कौन सी परीक्षा? राहुल ने हिम्मत कर पूछा। कुत्ता धीरे धीरे पास आया, इतना पास कि राहुल उसकी सांस की बर्फीली ठंडक महसूस कर सकता था। पहली परीक्षा भय की, दूसरी बलिदान की, तीसरी विश्वास की। अगर इनमें से एक भी असफल हुआ तो तेरा शरीर, तेरी आत्मा, सब कुछ मेरा हो जाएगा। राहुल ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं। कुत्ते ने एक आखिरी बार उसकी ओर देखा और गरज कर कहा, तो सुन, पहला इम्तिहान अब शुरू होता है। अचानक पूरा वातावरण हिलने लगा। राहुल के चारों ओर काले साए उभरने लगे। रात और भी काली हो गई। राहुल का शरीर सिहर रहा था। आसपास का अंधकार अब एक चिपचिपी धुंध में बदल चुका था। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। और तभी हवा में एक स्याह दरवाजा उभरा, पुरानी जंग लगी चेन से बंधा हुआ। काले कुत्ते ने गरज कर कहा, इस दरवाजे के भीतर तेरा सबसे बड़ा भय तेरा इंतजार कर रहा है। इसे पार किए बिना तू आगे नहीं बढ़ सकता। राहुल ने कलेजा मजबूत किया। धड़कनें तेज लेकिन पैर मजबूत थे। उसने आगे बढ़कर दरवाजे को धक्का दिया। ची, जैसे नाखून लोहे पर रगड़ दिए हों। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर घुप अंधेरा था। सिर्फ एक बात राहुल को खींच रही थी, एक हल्की सी सिसकी। वह अंदर गया। पीछे से दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। राहुल अब एक अलग ही जगह में था। सर्दी इतनी भयानक थी कि उसकी हड्डियां कांपने लगीं। चारों ओर अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई चीजों की, गीली लकड़ी की और खून। आगे बढ़ते हुए राहुल ने देखा, एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी खड़ी थी। झोपड़ी के अंदर से फिर वही सिसकी आती रही थी। मां। राहुल का दिल बैठ गया। उस आवाज में वही दर्द था जो उसने अपने बचपन में सुना था, जब उसकी मां एक हादसे में तड़प तड़प कर मर गई थी। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, अपनी मां को खोने का भय। राहुल, उसने सुना वही जानी पहचानी मीठी आवाज। वह झोपड़ी के भीतर दौड़ पड़ा। अंदर एक टूटा पलंग था और उस पर उसकी मां लेटी थी, लेकिन उसके शरीर पर जगह जगह जख्म थे। चेहरे पर पीड़ा थी
हाथ फैला रखे थे। बचाओ मुझे। राहुल, तुमने बचाने का वादा किया था ना। राहुल का दिल चीरने लगा। उसने दौड़कर मां का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने छुआ, मां का चेहरा अचानक बदल गया। चेहरा काला पड़ गया, आंखें खून से लाल हो गईं, होंठ फटकर नीचे लटक गए। वह चीखी, तू भी मर जाएगा मेरे साथ। और मां का शव अचानक उठ खड़ा हुआ। उसने राहुल की गर्दन पकड़ ली। राहुल हांफने लगा। उसके फेफड़े जैसे जवाब दे रहे थे। हाथ पैर फड़फड़ाने लगे। लेकिन फिर दादी के शब्द याद आए, डर को जीतना है, लड़ना नहीं, उसे प्यार से स्वीकार करना है। राहुल ने जबरन खुद को शांत किया। उसने मां के भयंकर रूप की आंखों में देखा और बिना डरे कहा, मां, तुम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी हो, लेकिन मैं तुम्हारी पीड़ा से भागूंगा नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, हर रूप में। जैसे ही राहुल ने यह कहा, मां का विकृत चेहरा एकदम बदलने लगा। वह मुस्कुराईं। उनका चेहरा फिर से वैसा हो गया जैसा यादों में था, प्यार से भरा हुआ, सुकून देने वाला। मां ने राहुल का सिर सहलाया। तुम सफल हुए बेटे, जाओ, तुम्हें और भी कठिन रास्ते पार करने हैं। अगले ही पल वह झोपड़ी, वह अंधेरा सब गायब हो गया। राहुल वापस उसी आंगन में आ गया जहां दीपक अब फिर से जल उठे थे। काला कुत्ता सामने खड़ा था। उसकी आंखों में पहली बार कुछ नरमी थी। पहली परीक्षा में सफल रहे, अब तैयार हो जा। अगली परीक्षा बलिदान की होगी और ये सबसे कठिन परीक्षा है। और इस तरह काला साया की कहानी समाप्त होती है। पर वह डर, वह साया हमेशा उसके साथ रहेगा, क्योंकि डर से लड़कर ही कोई सच्चे मायनों में खुद को जान सकता है। यह थी राहुल की यात्रा। अब उसकी असल शक्ति उसी की आत्मा में बसी थी। हर अंधेरे से निकलने के बाद एक नया सूरज हमेशा उगता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को चेक करें ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए और शेयर करें। अपने दोस्तों में धन्यवाद।